सो वी वर डिस्कसिंग द मल्टीपल माइलोमा, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने थोड़ी देखी है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स क्लिनिकल फीचर्स. इसका थोड़ा सा एक एनिमेशन देख लें. सो मल्टीपल माइलोमा में एनिमेशन मैंने सेव किया था, वो मैंने आपको पैथोलॉजी में भी दिखाया हुआ है. इसको यहाँ से देख लें कि हेल्दी बोन मैरो में क्या होता है. नॉर्मल नंबर ऑफ हेल्दी प्लाज्मा सेल्स और नॉर्मल एंटीबॉडीज़ होती हैं. लेकिन मल्टीपल माइलोमा में क्या होगा, प्लाज्मा सेल्स टर्न इनटू एबनॉर्मल सेल्स दैट मल्टीप्लाई एंड मेक एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ दैट कॉज द बॉडी हार्म. और अफेक्टेड चीज़ें कौन सी होती हैं? बोन्स, किडनीज एंड ब्लड. ब्लड का तो आपने देख लिया, एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को. और किडनीज़ का देखेंगे और बोन्स का देखेंगे कि उसको कैसे इफेक्ट करता है. ये एक्चुअली वो लीनिएज है जिसमें क्या होता है, स्टेम सेल होता है, वो माइलॉइड बना रहा होता है. लिम्फॉइड में वी हैव द नेचुरल किलर सेल्स टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट्स में से प्लाज्मा सेल्स आ रहे होते हैं. हेयर इन दिस केस प्लाज्मा सेल्स इंक्रीज. और जो दूसरी लीनिएज होती है, देयर वी हैव द प्लेटलेट्स, वी हैव दीज एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज, वी हैव दीज माइलोब्लास्ट जिसमें से बाकी वाइट ब्लड सेल्स आ रहे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस एक्सेट्रा. तो ऑब्वियसली जब ये वाली लीनिएज में प्लाज्मा सेल्स ज़्यादा होंगे तो बोन मैरो की बाकी सारी चीज़ें जो है वो स्प्रेस हो जाएंगी. सो दिस इज़ अ केस हेयर. सो क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं. लिटिक बोन लियंस हमें मिलेंगी, और ये जो बोन लियंस होती है ना, दिस इज़ एक्चुअली प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट अराउंड 75% केसेस. रेडियोग्राफ्स पे हमें नज़र आती हैं लिटिक बोन लियंस इन लोगों की. बाहर से तो नहीं नज़र आ सकती ना. सो दिस इज़ एक्चुअली द केस. तो पेशेंट हमें बाहर से क्या समझ आएगा कि इसको लिटिक बोन लियंस है. बोन पेन के साथ पेशेंट आएगा. मोस्टली लो बैक पेन होगी, जैसे आपने सिनेरियो में भी देखा. चेस्ट पेन, जॉ पेन के साथ आ रहे होते हैं ये लोग. फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं, इनकी बोन फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है. और क्योंकि वर्टिब्रा जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे कोलैप्स हो जाती है, तो उसकी वजह से इनकी हाइट लॉस होती है. 50 एज के बाद होता है ना, हाइट लॉस होगा. देन अनीमिया. अनीमिया इन लोगों में क्यों होता है? एक तो बोन मैरो जो है उनके अंदर मैंने जैसे बताया कि आरबीसीज कम हो जाएंगे ड्यू टू प्लाज्मा सेल्स इनफिल्ट्रेशन इन द बोन मैरो. इसके अलावा इन लोगों के अंदर रीनल फेलियर की वजह से अनीमिया हो जाता है, बिकॉज यू नाउ दैट के रीनल किडनी इज़ एक्चुअली मेकिंग द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, तो वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से पेशेंट अनीमिक हो जाएगा. अब रीनल फेलियर की बात कर लेते हैं इसके बाद, ताकि पता चल जाए कि रीनल फेलियर की वजह से अनीमिया क्यों हो रहा है, एनीमिया हो रहा है. तो रीनल फेलियर क्यों होगा? रीनल फेलियर जो है उसका आपको क्वेश्चन भी आता होता है कि वाई पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर. ठीक है, तो आपने याद रखना है इन लोगों के अंदर क्योंकि बोन टूट रही होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सीरम में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है. इसके अलावा ये जो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स बनते हैं ये भी बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज टर्नओवर की वजह से उनके अंदर से वो जो न्यूक्लिक एसिड का सारा मटेरियल होता है, इट इंक्रीजेज़ द यूरिक एसिड इन द प्लाज्मा. तो इन लोगों के अंदर कैल्शियम का भी ज़्यादा लेवल हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है. तो हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर कैलेसीमिया, दो चीज़ें हो गई. इसके अलावा इन लोगों के अंदर क्योंकि अनीमिया है, मतलब कि आरबीसीज टूट रहे हैं, आरबीसीज का कमी है, तो ऑब्वियसली रीनल ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होगा. ठीक है, हार्ट भी ख़राब हो रहा होगा, तो एज अ रिज़ल्ट रीनल फेलियर हो सकता है. ठीक है, तो 3 कॉजेज़ हो गए. इसके अलावा क्या है कि इन दिस केस जो है क्या हो रहा है कि रीनल फेलियर इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमारे एंटीबॉडीज़ है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो ब्लड के थ्रू जब किडनी के पास जाएंगी तो वहाँ पे माइलोमा नेफ्रोसिस करवा देंगी. रीनल की जो ट्यूब्यूल्स होंगी उनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रीनल ट्यूब्यूल, तो उसके अंदर हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ऐसे जमा हो जाएंगी और रीनल ट्यूब्यूल्स ख़राब हो जाएंगी. ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल जब ख़राब होंगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही हो गया ऐसे. ठीक है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स जो वो टूट जाएंगी, टूट कह रही हूँ, ख़राब हो जाएंगी उनकी, वो मतलब अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसकी वजह से रीनल फेलियर होता है. तो 4 कॉजेज़ मैंने आपको रीनल फेलियर की बताई हैं, तो ये आपने याद रखनी है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट UQ कि वाई यू एक्चुअली
वाई द रीनल फेलियर इज़ प्रेजेंट इन दीज पेशेंट्स, ठीक है। उसके बाद रिकरेंट इन्फेक्शंस इन लोगों को होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो लंग्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट है उसका मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी इन लोगों की यही होती है बिकॉज ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शंस। क्यों होते हैं? एक तो ये हो गया ना कि इन लोगों के अंदर ल्यूकीमिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा कॉज क्या होता है इन्फेक्शंस का? एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया। देन वी हैव द cord compressions, that is also because of the fractured bones fragments, तो cord compression, spinal cord compress हो जाएगी। इसके अलावा एक निमोनिक होता है क्रैब, ठीक है, इसका क्रैब निमोनिक होता है। C फॉर कैल्शियम हाइपरकैल्सीमिया, और इसके अलावा कॉर्ड कंप्रेशन भी हम कह सकते हैं। R फॉर रीनल फेलियर, A फॉर एनीमिया एंड B फॉर बोन लिटिक्लियंस। सो ये हमारी हो गई इसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स। अब हम बात करते हैं इनके डायग्नोसिस की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल डायग्नोसिस में हम करवाते हैं CBC, ठीक है। तो CBC में हमें क्या मिलना चाहिए? इन लोगों के अंदर एनीमिया मिल जाना चाहिए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल जाना चाहिए, ल्यूकीमिया मिल जाना चाहिए। सो दिस इज़ एक्चुअली द केस। CBC में हमें जो है ये चीज़ें मिल जाएंगी। देन वी हैव द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। अब याद रखना है कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर जो है इसमें हमें जो है वो क्या मिलेगा कि रोलेक्स फॉर्मेशन, एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना ये क्या करती हैं कि RBCs को एक दूसरे के साथ जोड़ देती हैं, ठीक है। स्टैक ऑफ कॉइन्स की तरह RBCs एक दूसरे के साथ जमा हो जाते हैं। दिस इज़ द रोलेक्स फॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट इन मल्टीपल माइलोमा। देन वी हैव द बोन मैरो बायोप्सी। तो बोन मैरो बायोप्सी की सबसे पहली बात ये याद रखनी है, इट इज़ अ सिंगल मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इज़ दिस। क्यों एक्यूरेट है? क्योंकि बोन मैरो बायोप्सी करने पे अगर हमें 10% से ज़्यादा एबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन्स नज़र आएँ, प्लाज्मा सेल्स नज़र आएँ, सॉरी 10% से ज़्यादा एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स नज़र आएँ, सो दिस इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट। इससे हमें श्योर हो जाएगा कि पेशेंट इज़ हैविंग मल्टीपल माइलोमा, ठीक हो गया। देन वी हैव द इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम स्किन सीरम की भी करते हैं और यूरिन की भी करते हैं। तो इसमें जो है वो हमें क्या मिलना चाहिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि हमें जो है वो M स्पाइक मिलती है, ठीक है। और यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें जो है वो बेंज जॉन्स प्रोटीन्स मिलती हैं। बेंज जॉन्स, दिस इज़ द नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नॉर्मल सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इन विच के ये वाला हमारा ऑर्डर होता है, एल्ब्यूमिन इतना होता है, अल्फा 1 इतना होता है, बीटा ग्लोबुलिन्स हैं। लेकिन मोनोक्लोनल गैमोपैथी में क्या होगा कि एक फॉर एग्जांपल गैमा जो है ना वो एकदम से ज़्यादा हो गया तो वो एक स्पाइक देगा, ठीक है। इट शोज़ के वो बॉडी में ज़्यादा है। सो दिस इज़ एक्चुअली द M स्पाइक। तो ये हमारा जो है वो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। अब इस वजह से जो है हम इसको करते हैं। देन ऑब्वियसली अगर हमने लिटिक्लियंस देखनी है तो उसके लिए वी विल परफॉर्म दी CT MRI। अगर सीरम कैल्शियम हम देखेंगे तो वो हमें ज़्यादा मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा। सीरम टोटल प्रोटीन्स हमें ज़्यादा मिलेंगी, जैसे कि आपने स्नैरो में भी देखा था। सीरम क्रेटिनिन, सीरम यूरिया ज़्यादा मिलेंगे आपको। और यूरिन एनालिसिस जो है उसमें यू विल एक्चुअली फाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ बेंज जॉन्स प्रोटीन्स। बेंज जॉन्स प्रोटीन्स क्या होती हैं? जो लाइट चेन्स होती हैं ना, आपको पता है इम्यूनोग्लोबुलिन की एक हैवी चेन होती है, एक लाइट होती है, तो लाइट चेन ज़्यादा हुई होती हैं तो वो आपको मिल रही होती हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है आप इसकी जो है वो डायग्नोसिस करोगे। इसके अलावा आप कह सकते हो कि हाइपर यूरेसीमिया हमें मिल सकता है इसमें। और इसके अलावा ना इन लोगों के अंदर होता क्या है कि जो IgG होती है ना, ठीक है, ये ना कैटाइनिक प्रोटीन होती है। कैटाइनिक मीन्स पॉजिटिवली चार्ज टाइप होती है। तो ये जो है जितने भी हमारी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आइंस होते हैं ना, लाइक क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, उनका लेवल ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से बॉडी में अभी एनोइन गैप जो होगा हमें डायग्नोसिस पे वो कम मिलेगा। उसके बाद आता है कि आपका साइड बॉक्स है कि अगर पेशेंट के अंदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर माइलोमा क्या होगा कि 10% एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स आपको बोन मैरो में अगर मिल जाएं, प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या कि M प्रोटीन्स इन सीरम, M प्रोटीन्स इन यूरिन, लिटिक बोन लीयंस जो कि आपको रेडियोग्राफ्स पे मिलेंगे। हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट्स? प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन जो है दैट इज़ सिस्टेमिक कीमोथेरेपी एल्कलाइटिंग एजेंट्स हु आर नॉट ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स,
ठीक है, आपको पता है 50 ईयर से ज़्यादा की लोगों की डिज़ीज़ है ये। तो अब हमने जो एल्कलाइटिंग एजेंट्स के साथ तो स्टार्ट करना है उन लोगों के अंदर जो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते, लेकिन मतलब कीमोथेरेपी करनी है, लेकिन अगर वो कीमोथेरेपी नो रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी, फिर आप क्या करोगे? फिर आप रेडियोथेरेपी करोगे। अगर पेशेंट यंग है तो फिर आप जो है वो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जा सकते हो, इन विच वी हैव द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या हीमोटोपोटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन वो आप करवा लेते हो। और अगर पेशेंट को जो है वो एलिटिक बोन लियंस है उसके लिए आप बिस्फॉस्फोनेट्स दे लेते हो। ठीक है, तो इसके अलावा ये है कि आप जो बेस्ट इनिशियल थेरेपी इसमें कर रहे होते हैं अल्कलाइटिंग एजेंट्स की, अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो उसमें आप डेक्सामेथासोन के साथ लीनालीडोमाइड और थैलिडोमाइड, ठीक है, ये दोनों दे रहे होते हो। लेकिन ये क्या करवाते हैं, ये क्लॉटिंग बॉडी में ज़्यादा करवाते हैं, तो इस वजह से ऐसे लोगों को हमने प्रोफिलेक्टिकली एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स देने होते हैं। इसके अलावा हम बोटीजोमेब यूज़ कर सकते हैं। जो ओल्डर लोग होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, उनके लिए भी यूज़ द मेल्फेलन। और अगर रिलैप्स हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक एंटी CD38 ड्रग होती है, दैट इज़ डाराटूमोमैब। So we have the combo of dexamethasone, lenalidomide, thalidomide, bortezomib, और जो ओल्डर फ्रिजाइल होंगे उनमें मेल्फिलन, और रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए डाराटूमोमैब। क्लासिफिकेशन में क्या है तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा होती है दैट इज़ IgG। IgA उससे कम होती है, लाइट चेन ऑनली भी होती है कुछ केसेस में, और जिसको बेंजोन्स कहते हैं। अदर्स में जो है वो बहुत कम है उसकी फ्रीक्वेंसी। सो मल्टीपल माइलोमा में हमें क्या मिलती है, हाइपर विस्कोसिटी मिलती है, जिसकी वजह से रेटिनल ब्लीड्स होते हैं, ब्रूजिंग होता है, हार्ट फेलियर होता है, सेरिब्रल इस्कीमिया होता है। और एमाइलॉइड के अंदर क्या होता है, वी हैव द एमाइलॉइड जो है उसकी वजह से वी हैव द पांडा आइज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम, बोन फ्रैक्चर्स एंड पेन हो सकता है, लेटिक लियंस एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, और रीनल फेलियर ड्यू टू, ये आपका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से याद कर ले, डेविडसन का है कि वाई देयर इज़ रीनल फेलियर इन दिस पेशेंट्स, पैराप्रोटीन डिपोजिशन की वजह से, हाइपरकैलेसीमिया की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, एनसेड्स की वजह से, और एमाइलॉइड डिपॉजिट्स की वजह से। एनसेड जो हम एज अ थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि हाइपरकैलेसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया, इन्फेक्शंस, एमाइलॉइड और पैराप्रोटीन डिपोजिशन। अब नॉर्मल ब्लड टेस्ट में वी विल फाइंड द एनीमिया विच इज़ नॉर्मोसिटिक और मैक्रोसिटिक, रेज्ड ESR होगा बिकॉज ऑफ द रॉलेक्स फॉर्मेशन, हाइपरकैलेसीमिया, रीनल इम्पेयरमेंट, पैराप्रोटीनीमिया, इम्यून पेरेसिस। दैन बेंस्टर्न्स प्रोटीन्स, प्रोटीन यूरिया, सीरम फ्री लाइट चेन सबको मिलेंगी। बोन मैरो में आपको प्लाज्मा साइटोसिस मिलेगी विच इज़ ग्रेटर दैन 10%, रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस। एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन leads to due to bony collapse and extradural mass. सो इसमें आपको जो UQs मिलेंगे 4 इन्वेस्टिगेशंस पूछेंगे, वो आप 4 रीजंस फॉर द रीनल इन्वॉल्वमेंट, फिर यहाँ पे भी डायग्नोसिस पूछा हुआ है, और 4 रीजंस फॉर द रीनल फेलियर, 4 इन्वेस्टिगेशंस, 2 ड्रग्स यूज्ड इन दिस इलनेस। ड्रग्स मैंने आपको नाम बताया, उसमें से आपने 2 लिख देने हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो कि ओल्डर इंडिविजुअल्स के लिए मेल्फेलन है, और वैसा डेक्सामेथासोन है, लेनालिडोमाइड है, थैलिडोमाइड है, और रिलैप्स के प्रिवेंशन के लिए भी मैंने आपको ड्रग बताई। अगेन इस सिनेरियो को आप एक दफ़ा पढ़ें और देखें कि क्यों ये मल्टीपल माइलोमा है, प्रैक्टिस करें खुद भी। और 3 इन्वेस्टिगेशंस आपने लिखनी है, और 3 स्पेसिफिक थेरेपीज़ विल बी विच आर हेल्पफुल। सो इसकी मैनेजमेंट में ना आप इस तरह से लिखेंगे, जो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कौन सी होती हैं, स्पोर्टिव, बोन पेन के लिए एनाल्जेसिया, बोन फ्रैक्चर्स के लिए बिस्फॉस्फोनेट्स, और जो यूरेट नेफ्रोपैथी होती है उसके लिए एलोप्यूरिनॉल, हाइपर यूरेसीमिया जो होता है, हाइपर विस्कोसिटी के लिए प्लाज्माफेरेसिस करते हैं, और जो रीनल इम्पेयरमेंट और हाइपर कैलेसीमिया उसके लिए भी गिव द हाई फ्लूइड्स। स्पेसिफिक थेरेपी क्या है, अगर एज कम है 70 से तो हाई डोज कीमोथेरेपी इन विच वी गिव द वेनक्रिस्टिन, एड्रियामाइसिन, डेक्सामेथासोन, जो मैंने आपको डेक्सामेथासोन बताई। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो हम करवाते हैं,
अगर एज जो है वो 70 से ज़्यादा है देन वी गिव द ओरल मेल्फेलिन, प्रेडनिसोलोन एंड थैलिडोमाइड। और रेडियोथेरेपी करते हैं अगर कीमो से काम ना बने, बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं, इफेक्टिव फॉर लोकलाइज्ड बोन पेन, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनाल्जेसिया एंड फॉर द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। एनीमिया के लिए ट्रांसफ्यूजन देंगे और इरिथ्रोपोइटिन देंगे बिकॉज ऑफ द रीनल फेलियर, इरिथ्रोपोइटिन बॉडी में नहीं है। इन्फेक्शंस के लिए वी गिव द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड डायलिसिस इन गिवन इन द एक्यूट रीनल फेलियर। So this is all about this topic, multiple myeloma.